व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। आप वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से दिन की शुरुआत करेंगे। इंडिया चाइना रिलेशन। सभी जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं जहां पर करंट अफेयर आ रहा है वहां पर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। और AWS जैसे एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आपको वैसे भी हम जब भी न्यूज़ में सुनते हैं तो हमें पूरा सिनेरियो समझ नहीं आता है। तो इसी वजह से मैं इस टॉपिक को पूरा ब्रीफ में आपको डिटेल में हिस्ट्री से, प्राचीन काल से हम आरंभ करेंगे और एट प्रेजेंट टिल टुडे जो स्टेट है वहाँ तक जाएंगे। आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको ये टॉपिक इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आगे आने वाले हर एग्जाम में आप हर क्वेश्चन को, इस टॉपिक पे आने वाले हर क्वेश्चन को सही से करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राचीन काल में स्थिति थी क्या। प्राचीन काल में जम्मू, देखिए हम जानते हैं कि पहले हमारा देश अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था। तो इसी तरह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर अलग अलग राज्यों का शासन था। फिर क्या हुआ, सिख प्रांत के महाराजा महाराजा रणजीत सिंह, जो कि बहुत ही शिरोमणि योद्धा थे हमारे देश के और एक बहुत ही अच्छे शासक और राजा भी थे, दूर दृष्टि रखते थे। इन्होंने ही कोहिनूर को बचाया था। और इन्होंने 1808 में जम्मू पर, 1819 में कश्मीर पर और 1834 में लद्दाख पर अपना शासन स्थापित किया। देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी, पर अगर आप सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा सा टाइम दे देंगे तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हाँ, मैं इसको इतना डिटेल में इसलिए ला रही हूँ, ये जो ब्रीफली है, जो हिस्ट्री है, वहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं, पर अगर आप इसे पूरा समझेंगे तो आपको जो करंट सिनेरियो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो वीडियो आगे बढ़ाकर आप करंट सिनेरियो से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। पर मैं यही सलाह दूंगी कि आप स्टार्टिंग से पढ़ें। तो ये था सिख साम्राज्य, सिख एम्पायर। यहाँ पर इन्होंने जो महाराजा रंजीत सिंह थे, उन्होंने ये पूरा एरिया जो है अपने शासन में मिला लिया था। पाकिस्तान वाला ये एरिया भी, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान। इसीलिए जब आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में भी जब 350 हटा था तब भी जो है वहाँ के जो सिख हैं उनके बारे में बताया जाता था। अफगानिस्तान में अभी भी जब तालिबान आया तो बहुत ज़्यादा नंबर में सिख थे जो वहाँ से यहाँ पर लाए गए। उसी प्रकार से ये पूरा ये इसीलिए फैला हुआ था। वैसे तो एक बहुत बड़ी संख्या सिखों की चाइना में भी थी, परंतु चाइना की जो पॉलिसी थी उसी कारण से चाइनीज जो सिख थे हमारे, वो माइग्रेट करके वापस इंडिया आ गए थे। वैसे तो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी वापस आ चुके हैं, तो अब अधिकतर जो भी कुछ बचा है सिख कम्युनिटी का वो यहीं इंडिया में ही है। रही बात कि यहाँ हम जो प्रेजेंट पे आ जाते हैं, तो ये जो पूरा था ये हो गए हमारे महाराजा महाराजा रणजीत सिंह। और इन्होंने ये प्रजा के लिए भी बहुत अच्छे कार्य करते थे, प्रजा से भी बहुत प्रेम करते थे। फिर इन्होंने एक बहुत ही अच्छा एम्पायर बनाया था। 1839 में क्या हुआ, महाराजा रणजीत सिंह की हो गई मृत्यु। और उसके बाद जब महाराजा रणजीत सिंह ने यहाँ पर शासन किया था, जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख वाला एरिया जब मिलाया था, तो उन्होंने एक राजा को हराया था। उस राजा का नाम था किशोर सिंह। तो जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई तब जम्मू पे के जो राजा थे, पुराने राजा थे महाराजा किशोर सिंह, उनके पुत्र थे गुलाब सिंह। उन्होंने यहाँ पर दोबारा अपना शासन स्थापित किया। डोगरा राजवंश के महाराजा गुलाब सिंह, इन्हीं की ही जनरेशन में, इन्हीं की पीढ़ियों में आगे चल के महाराजा हरी सिंह हुए, जिनके अंडर में POK बना। और हमारी जब आर्मी गई और उधर से पाकिस्तान के जो है टेररिस्ट आए और उसके बाद POK बन गया, तो वो इन्हीं के ही वंशज थे। इन्हीं के वंश ने ही अधिकतर वहाँ पर राज किया है कश्मीर में। फिर क्या हुआ, 1839 में जब डोगरा राजवंश के महाराजा गुलाब सिंह वहाँ पर बन गए, तो देखिए यहाँ पर है जम्मू, यहाँ पर है कश्मीर और लद्दाख। तो क्या हुआ, इनका कनेक्शन टूट गया बाकी के जो एरिया है उससे। उसमें क्या हुआ कि
अब चाइनीज जो है उनको दिखा मौका, और उन्होंने 1839 में ये जम्मू के राजा बने। 1841 में साइनो सिख वॉर हुई, पहली वॉर थी चीन से हमारी, साइनो सिख वॉर, चीन ने सिखों पर जीत प्राप्त कर ली। जब हम चीन की बात करते हैं तो मॉडर्न डे चीन की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे 1841 में ये शिनजियांग और तिब्बत, ये दोनों अलग अलग राज्य थे, जैसे कि हमारे यहाँ अलग अलग राज्य थे। तो ये जो शिनजियांग है, यहाँ के योद्धाओं से, यहाँ यहाँ के सैनिकों से, यहाँ पर अक्साई चीन की तरफ, जहाँ पर ये जो लद्दाख है, यहाँ पर हमारे जो सिख कम्युनिटी थी उनका युद्ध हुआ। तब तक ये शिनजियांग चाइना में नहीं था। फिर क्या हुआ कि चीन जो वहाँ के शिनजियांग के जो सैनिक थे उन्होंने सिखों पर जीत प्राप्त कर ली। पर बॉर्डर पर हम जानते हैं कि हमारी ये जो सिख कम्युनिटी है कितनी बहादुर कौम है, तो ऐसे ये तो उन्होंने जीतने नहीं दिया होगा, तो वहाँ उस साइड पे भी बहुत लॉस हुआ। और उसके बाद एक शांति समझौता स्थापित किया गया, एक संधि बना कर ली गई, जिसके बाद सिख इधर बॉर्डर पे जो है शांति बना ली गई, बॉर्डर पर शांति बनाए रखने के लिए संधि कर ली, जिसके बाद सिख पुनः शांतिपूर्वक शासन करने लगे। तो अभी भी किसका राज्य है उधर? सिखों का राज्य है। उधर शिनजियांग वालों की तरफ वो अपने सैनिक जो हैं वो उन्होंने अपनी शांति स्थापित कर ली, इधर शांति स्थापित हो गई। पर ये बात कब हो रही है? 1841 की बात हो रही है। इस समय भारत में क्या चल रहा था? ब्रिटिश राज चल रहा था इन इंडिया, ठीक है। तो फिर इन लोगों को भी दिखा कि यहाँ पर हम तोड़ सकते हैं, यहाँ पर हम, वैसे भी हम जानते हैं कि पांच नदियों का जल है, एक बहुत ही प्रोडक्टिव लैंड है। तो ब्रिटिशर्स की बहुत पहले से नज़र थी इस लैंड पर, और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर लीडरशिप कमज़ोर पड़ रही है, सब आपस में लड़ रहे हैं, तो 1846 में पहला एंग्लो सिख युद्ध हुआ, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई, जिसके बाद पंजाब प्रांत का कुछ हिस्सा अंग्रेजों ने जीत लिया, जिसमें कश्मीर घाटी और लद्दाख आया। यहाँ पर भी देखिए इंडिया में जयचंदों की, भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, बोला जाता है। तो यहाँ पर जो जयचंद थे वो थे महाराजा गुलाब सिंह। ये कहा जाता है कि इन्होंने अंग्रेजों को बहुत से हमारे जो सीक्रेट्स थे कश्मीर और लद्दाख के बारे में, वो बहुत ज़्यादा जानते थे। उन्हें लगा था कि मैं अब यहाँ पर राज कर लूँगा, तो उन्होंने अंग्रेजों को यहाँ के जो भी जोग्राफिकल कंडीशंस है और कैसे दबाव बनाया जा सकता है वो सब बताया। उसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिशर्स जीत गए और कश्मीर और लद्दाख उन्होंने जीत लिया। फिर क्या हुआ कि उन्हें ये दिखा कि हम यहाँ पर पूरा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वैसे भी अंग्रेजों की एक पॉलिसी रही थी कि वो एक डमी राजा को रखते थे, ताकि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो उससे कनेक्टेड रहे। तो वही इन्होंने यहाँ पर किया, अमृतसर संधि करी। उसमें उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने 75 लाख में लद्दाख और कश्मीर बेच दिया, गिलगित बल्तिस्तान वाला जो एरिया है। पर उसके बाद भी ब्रिटिशर्स का कंट्रोल रहा था इस एरिया पे। The treaty was executed on 16 March 1846. It formalized the arrangement in the Treaty of Lahore between the British Indian Company and Raja Gulab Singh of Jammu after the First Anglo-Sikh War. By Article 1st of the treaty, Anglo-Sikh acquired all the hilly or mountain country with it in dependency situated to the eastward of the river Indus and the westward of the river Ravi, included Chamba and excluding Lahalu, being part of the territory ceded to the British government by the Lahore state according to the provision of। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है 7.5 मिलियन 75 लाख में ऑफ नानक शाही रुपीज, द रूलिंग करेंसी ऑफ द सिख एम्पायर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नानक शाही रुपीज उस समय चलता था जो सिख कम्युनिटी थी उसका, सिख एम्पायर का। अब ब्रिटिशर्स भी देख चुके थे कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया है, जो हाई माउंटेन एरिया है, उस पर वैसे भी शासन करना बहुत कठिन है, और उस वहाँ पर इतना कुछ उनको कुछ रिसोर्सेज भी नहीं है। रिसोर्स कहाँ से आने हैं? मैदान से आने हैं। तो उन्होंने मैदान वाला एरिया अपने पास रखा। अब क्या हुआ, जम्मू जो है वो गुलाब सिंह के पास था, और ये गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया, ये वाला जो है, ये उन्होंने खरीद लिया।
फिर भी ब्रिटिश एम्पायर के पास क्या बचा, लद्दाख बचा, और ये अक्साई चीन वाला, ये वाला मैदानी भाग। फिर भी इसमें भी कुछ मैदानी भाग है, कुछ पहाड़ी भाग है, और इसमें रिवर्स भी काफ़ी हैं। तो ये वाला भाग अभी भी किसके पास है, ब्रिटिशर्स के पास है। पर यहाँ पर हमने पहले पढ़ा था कि ये जो शिनजियांग वाला जो सैनिक थे और जो सिख थे, उनसे संधि हुई थी बॉर्डर पे पीस के लिए। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर आ गए ब्रिटिशर्स, इनसे तो संधि थी नहीं। तो 1865 में ब्रिटिश इंडिया के सिविल सर्वेंट थे जॉनसन। उन्होंने प्रपोज करी जॉनसन लाइन। इंडिया एट प्रेजेंट फॉलो दिस जॉनसन लाइन। इसीलिए मैंने इसको इतना आपको डिटेल में बताया है कि जॉनसन लाइन, हम आज भी जॉनसन लाइन के हिसाब से ही अपना मैप बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, जिसके हिसाब से अक्साई चीन को जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बताया गया। ये जब हुआ तब हमने ये यहाँ पर हमारी जॉनसन लाइन बनाई गई, जिसमें अक्साई चीन वाला है, जो ये वाला जो हिस्सा है ये इधर लद्दाख और जम्मू कश्मीर का हिस्सा बताया गया था। और ये जो है लाइन जब प्रपोज करी गई तो यहाँ पर इन लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया था, परंतु अभी तक चाइना यहाँ पर आया नहीं है। तो जब हम अपना मैप बनाते हैं, आपने देखा है कि हम ऐसे बनाते हैं, ये है जॉनसन लाइन, ये जो ब्लू वाली है। उसके बाद क्या हुआ, जो शिनजियांग वाला जो प्रांत है और तिब्बत है, हम जानते हैं कि चाइना ने उस पर कर लिया कब्जा। तब उसने तब जब है ब्रिटिशर्स ने उनके साथ मैककार्टनी मैकडोनल्ड लाइन के प्रपोज करी, पर उन्होंने ये बात स्वीकार नहीं करी थी। तो अभी तक संधि किससे चल रही है, यही जॉनसन लाइन की संधि चल रही है। तब उन्होंने जब ये मैककार्टनी मैकडोनल्ड लाइन प्रपोज करी, तब चाइना ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था। पर उससे पहले यहाँ पर तिब्बत से और यहाँ पर शिनजियांग प्रांत से हमारी जो प्रपोज लाइन थी ब्रिटिशर्स की, वो थी जॉनसन लाइन। और इसीलिए हम ये मानते हैं कि यही लाइन है। आपने कब्जा कर लिया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि पहले की करी हुई संधि समाप्त हो जाएंगी। पर यही बात मानी जा रही थी, हम जॉनसन लाइन से चल रहे थे। अब उस समय क्या हुआ, 1865 की ये बात है, और 1947 में हम क्या हुआ, हम स्वतंत्र हुए, भारत स्वतंत्र हुआ। उस समय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तो ब्रिटिशर्स भी जो है यहाँ पर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे। पहाड़ी इलाका है, यहाँ से कुछ प्राप्त इतना होता नहीं है, उस समय हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं थे। अब हम जानते हैं कि इसकी कितनी वैल्यू है, पर उस समय जब हमारे रिसोर्सेज कम थे तो इसकी वैल्यू इतनी नहीं देखी जाती थी। तब शिनजियांग और तिब्बत जो दोनों कब्जाए थे चीन ने, उसके बीच में इन्होंने एक रोड बना ली। दिस रोड गोज फ्रॉम अक्साई चीन, जिसे हम अपना भाग अभी भी मानते हैं। इंडिया गेट्स टू नो अबाउट दिस इन 1959। 47 में हम स्वतंत्र हुए, 1959 में हमें ये बात पता चली। उसके बाद हमने, अच्छा यहाँ पर हो क्या क्या रहा था, देखिए यहाँ पर शिनजियांग था, यहाँ पर तिब्बत था, यहाँ इन्होंने यहाँ से जो है वो लाइन निकाल दी। तब तक हम एक लड़ाई लड़ चुके थे, हमारी एलओसी बन चुकी थी, लाइन ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा था। चाइना और पाकिस्तान में यहाँ पर ये वाला जो येलो वाला भाग है, इन्होंने बेच दिया। ठीक है, तो हमारे ऊपर बहुत प्रेशर बढ़ रहा था। यहाँ पर चाइना तिब्बत कब्जा चुका था, यहाँ पर शिनजियांग कब्जा चुका था। तो हमें ये हमारे ऊपर बहुत प्रेशर बन रहा था। हमने फिर भी बातचीत करके इसको सुलह करने की कोशिश करी, पर उन्होंने नहीं करी। और वैसे भी वो तो अपनी रोड बना चुके थे। हमने बहुत ऑब्जेक्शन किया। उसके बाद क्या हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ, 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ। इस पूरी बात से अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत चीन युद्ध का कारण क्या था। लद्दाख क्षेत्र में चीन ने अपनी पश्चिमी सीमा का विस्तार कर अक्साई चीन पर अपना पूर्ण नियंत्रण कर लिया। युद्ध, अब क्या हुआ, इन्होंने जब युद्ध हुआ 1962 में, तो इन्होंने ऐसा नहीं था कि एक तरफ से सिर्फ यहीं पर ही युद्ध हो रहा है। जहां जहां चाइना का बॉर्डर लग रहा था, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, हर जगह से इन्होंने वॉर स्टैब्लिश कर दी। ये है उस टाइम का न्यूज़पेपर।
चाइनीज अटैक ऑन बोथ फ्रंट, रिलेशन विद चाइना ऑफिशियली व्यू इन दिल्ली, ये सब है। उसके बाद क्या हुआ, हमें लगा कि हम अपना जो लद्दाख वाला एरिया है ये भी खो देंगे। वो बहुत पावरफुल थे उस समय, वो अपनी, देखिए उस टाइम पे इन्होंने रोड बना ली थी, इनकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, ये अपने ट्रूप्स इस्टेब्लिश कर सकते थे। हम लोगों के पास इतनी कनेक्टिविटी थी नहीं, पहाड़ी इलाका था, हमारी नई नई सेना थी, हम अभी युद्ध लड़ चुके थे। तो कश्मीर वाला, उस समय हम लोगों की स्थिति इतनी सदृढ़ नहीं थी। तो फिर क्या क्या किया गया, एक संधि करी गई, उसमें युद्ध विराम दिया गया दोनों। फिर हमने ये है हमारे नेहरू जी, और यहाँ पर है ये चाइना का ट्रूप्स, ये इंडिया का ट्रूप्स। उसी समय ये नारा निकला था हिंदी चीनी भाई भाई। तो हुआ ये था कि अब ये इस बात पे संधि हुई थी कि युद्ध के बाद दोनों देशों की सेनाएं जहां तक तैनात थी उससे, अर्थात चाइना की सेना जितनी हमारी अंदर आ चुकी थी अक्साई चीन में, जहां तक उन्होंने कब्जा कर लिया था, इधर हमारी इंडिया की सेना जहां तक थी उसे एलएसी मान लिया गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक बात याद रखिएगा, इसे इंडिया का बॉर्डर नहीं माना गया है। उस समय युद्ध विराम के लिए हमने इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहकर एक युद्ध विराम दिया गया था। इसीलिए हम जब अपने मैप में बनाते हैं तो हम जॉनसन लाइन से बनाते हैं। ड्यू टू ज्योग्राफिकल लिमिटेशन, अब जहाँ ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में की बात हो रही है कि ड्यू टू ज्योग्राफिकल लिमिटेशन बॉर्डर मार्किंग कांट बी डन प्रॉपरली। जब एलएसी बनी तो भी ये प्रॉपरली नहीं बन पाई, क्योंकि वो एरिया जो है वो ऐसा नहीं है कि प्लेन एरिया है आप फेंसिंग खड़ी कर दें जैसे पाकिस्तान के साथ है, नहीं, वहाँ पर स्टीप माउंटेन्स रेंजेस हैं, लेक हैं, इस वजह से। और उस टाइम की बात कर रहे हैं हम जब हम अनाज भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, हमारे पास और लोगों से हम लोग अनाज तक ले रहे थे, गरीब देश था, हम खाने के लिए भी हमारे पास लाले पड़ रहे थे, भूखमरी चल रही थी। तो उस टाइम पे हमने एक एलएसी करके वहाँ पर युद्ध विराम दे दिया। एलएसी जहाँ जहाँ पर थी, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन हर जगह पे ये हमने स्वीकार कर लिया कि हम इसे एलएसी कह के अभी युद्ध विराम दे देते हैं। अब हुआ क्या है, ये है हमारी जॉनसन लाइन, वो जो ब्लैक वाली है, और ये हमारी बन गई है एलएसी। सियाचिन ग्लेशियर ये वाला है, और ये वाला है पोस्ट ऑफ ग्राउंड लिमिटेड, पोजीशन लिमिटेड, और ये हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल बनी हुई है इस पीओके से, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से। अब जब डिस्प्यूट कहाँ पर हो रहा है, अब हम प्रेजेंट कंडीशन में आ रहे हैं, आपको पूरा पीछे का समझ में आ चुका है। डिस्प्यूट तो ये पूरी चाइना की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वो उसने कहीं भी अपने बॉर्डर्स फिक्स नहीं कर रखे हैं। वो हर जगह जहाँ पर भी लूप होल देखता है वहाँ पर लड़ाई आरंभ कर देता है। तो उसका यही है कि कैसे भी करके हम अपने हर बॉर्डर पे थोड़ा मिलिट्री एंगेज रखें, जिससे कि जैसे ही हमें मौका मिले हम उसको कब्जा लें। अधिकतर जो आपको डिस्प्यूट मिलता है वो लद्दाख में ज़्यादा मिलता है, गलवान घाटी और पैंगोंग लेक पे ज़्यादा देखा गया है। अब हुआ क्या है, ये है पैंगोंग लेक। अब यहाँ पर बीच से हमारी एलएसी जा रही है, और इसी वजह से यहाँ पर कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं है, यही है डिस्प्यूटेड एरिया। ये जो स्टीप माउंटेन रेंजेस हैं, ये इसको हम बोलते हैं फिंगर्स, जैसे कि ये 1 2 3 4, यहाँ तक चाइना मानता है कि भारत का कंट्रोल है। हम ये मानते हैं कि हमारा ये 5 6 7 8 यहाँ तक हमारा कंट्रोल है एलएसी के तहत। चाइना कहता है कि 4 तक है, तो 4 तक तो हमारा दोनों का कोई डिस्प्यूट नहीं है, यहाँ तक तो दोनों मानते हैं। ये जो 4 हैं रेंजेस, इसमें यहाँ पर डिस्प्यूट है, हम कहते हैं कि 8 तक है, ये कहते हैं 4 तक है। ये है हमारा डिस्प्यूटेड एरिया। यहाँ पर क्या होता है, दोनों की सेनाएं पेट्रोलिंग करती रहती हैं ताकि कोई अपना कब्जा ना बना ले। उनकी सेना भी आती है यहाँ से, हमारी सेना भी जाती है यहाँ से, पेट्रोलिंग होती रहती है। पर क्या हुआ, ड्यू टू पैंडेमिक, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अभी भी कितने वाइट है, यहाँ पर इतना बर्फबारी होती है, तो उस समय ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं रहा मिलिट्री का। चाइना ने इस बात का फ़ायदा उठाया और यहाँ पर अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर दी, जिसके कारण यहाँ पर प्रॉब्लम हुई। 4 तक 8 तक यहाँ पर चाइना, यहाँ इंडिया, ये है हमारा डिस्प्यूटेड एरिया, जैसे हम एलएसी कोई डिमार्केशन नहीं है।
इसके अलावा और जो बहुत ज़्यादा नाम में रहे हैं वो है दौलत बेग ओल्डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। गोगरा पोस्ट, नथुला पास। अच्छा, फिर यहाँ पर जब क्लैशेस हुए तो इन्होंने, इनकी एक बहुत बड़ी पॉलिसी रहती है, ये कभी भी एक तरफ से नहीं करते हैं। जब ये यहाँ पर पैंगोंग लेक पे कर रहे हैं तो फिर इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में भी डिस्टरबेंस स्टार्ट कर दिया, इन्होंने सिक्किम में भी जो नथुला पास है उसके पास पथराव करना आरंभ कर दिया। तो इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया। हमने भी अपने जो भी ट्रूप्स थे उनको वहाँ पर डिप्लॉय करना आरंभ किया। फिर इसी सबको फिर से नॉर्मलाइज करने के लिए मिलिट्री टॉक्स होनी लगी, और ये बात स्वीकार करी गई कि हम दोनों ही मिलिट्री अपनी अपनी ओर शांति स्थापित करने का प्रयास करेंगी, दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर ये बात आ रही है कि चाइना जो है ये ऐसा कर क्यों रहा है, तो यहाँ का एक बहुत बड़ा जो वो ऐसा रीज़न देते हैं, वो देते हैं DSDBO रोड को। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड का निर्माण। यहाँ पर हुआ क्या है कि जब कारगिल वॉर चल रही थी तो चाइना ने हम पे चढ़ाई तो नहीं करी, हमसे लड़ाई तो नहीं करी, पर कारगिल वॉर के समय जब हम पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व थे, चाइना ने अपनी साइड पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन कर लिया। उससे क्या हुआ, उसकी कनेक्टिविटी बढ़ गई, उसका जो है पकड़ ज़्यादा मजबूत हो गई, और अगर कभी भी वो चाइना वॉर आरंभ करता है तो हम 1962 की तरह हम अभी भी लूज हैंड पे थे। हाँ, वो जल्दी से वहाँ पर अपने ट्रूप्स डिप्लॉय कर लेगा, अपने जो भी एमिनेशन है उसे डिप्लॉय कर लेगा, इसीलिए हमें भी वहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ानी है। तो दौलत बेग ओल्डी जो है एक बहुत पुरानी एयर स्ट्रिप है, वर्ल्ड हाईएस्ट एयर स्ट्रिप है, 1962 में से स्टैब्लिश किया गया था, जो कि सियाचिन ग्लेशियर और LAC के बहुत पास है। वो काफ़ी टाइम से इनएक्टिव थी, पर अब जब 2014 के बाद उस पर फिर से काम करना आरंभ कर दिया गया, उसे मेंटेन करना लगा, और वहाँ से लेह तक जब हम अभी देख रहे हैं कि हमने एक टनल भी बनाई है, अटल टनल, उस इसलिए हम वहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। तो वो हमारी टनल से हम लेह तक कनेक्ट हो गए, और लेह से लेके ये दौलत बेग ओल्डी तक हमने कनेक्टिविटी इस रोड के थ्रू बनाई है, जिसके ऊपर चाइना अब ऑब्जेक्शन कर रहा है। और इसके ऊपर, जबकि ये हमारी तरफ है, हम जब आपने बनाई है तो हम भी बनाएंगे, पर वही है ना कि हमें देर हो गई है बनाने में। ये है दौलत बेग ओल्डी। यहाँ से हम लेह तक कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ताकि, और यहाँ से लेह से हमने जो शिमला वाला एरिया है, जो हाईवे है, यहाँ से हमने टनल, अटल टनल बना ली है। तो इससे क्या है कि हमारी जो मिलिट्री बेस है उससे तुरंत यहाँ तक हमारी पूरी कनेक्टिविटी बन जाएगी। अब मैं दौलत बेग ओल्डी दिखाती हूँ आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है दौलत बेग ओल्डी, मैं इसको बता चुकी हूँ, ये हाईएस्ट एयर स्ट्रिप है, 1962 में से इस्टेब्लिश किया गया था। अब दोबारा इसको मेंटेन करके और बड़ा बनाया गया है, और वहाँ पर इसको दोबारा एक्टिव किया गया है। तो ये है हमारी DSDBO रोड। अब यहाँ पर क्या क्या है, दौलत बेग ओल्डी से ये आरंभ हो रही है। उसके बाद ये जो S है इसका अर्थ है श्योक, इसका अर्थ है, D का अर्थ है दरबुक, ठीक है। तो बॉर्डर रोड, यहाँ से ये मुर्गो, ये पूरी रोड जा रही है हमारी, और ये है हमारी LAC। तो आप देख सकते हैं कि ये LAC के कितना पास है, और ये हमें लेह तक कनेक्ट कर रही है। ये है हमारा लेह जो है इसका एंड है। इस बात को आप याद रखिएगा, इसको हम यहाँ से और क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ से DBO है, फिर उसके बाद श्योक है, फिर दरबुक है, फिर लेह है, और ये हमारे और कनेक्शन दिखाए गए हैं, न्यामकोम, फुकची, यहाँ पर हमारे और जो है वो बेसिस हैं। ये है पेंगोंग टसू, ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ये है पेंगोंग लेक, और यहाँ पर है गल्वनार LAC जो हमारी बनाई हुई है, ये वाली, ये है एक्साइचिन, और ये दरबुक श्योक DOB रोड है। अब ये क्या करती है, लोकेटेड इन द मिड साइड ऑफ द कारकोरम रेंज इन द नॉर्थन लद्दाख इंडिया। अगर वो लोकेशन के वाइज पूछता है कि ये किसको कनेक्ट कर रही है, ये आपको समझ में आ चुका है। श्योक, दरबुक और एंड कहाँ पर हो रहा है, लेह पर।
कारकोरम रेंज, अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो कारकोरम रेंज इन नॉर्दर्न लद्दाख इंडिया इज ऑन द, ये हमारा हिस्टोरिक ट्रेड रूट है बिटवीन लद्दाख एंड सेंट्रल एशिया। लद्दाख से हम सेंट्रल एशिया इसी रूट से जाते हैं, इसीलिए हमारा ट्रेड भी यहाँ पर, ये ट्रेड के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। तो हम दौलत बेग ओल्डी देख चुके हैं और ये DSDBO रोड देख चुके हैं। ये कितना है, 323 किलोमीटर की ये रोड है। दरबुक, हेमिस मोंटेसरी, लेह, इन सबको जो है वो कनेक्ट करती है। यहाँ पर है हमारी गलवान रिवर, ये जो ब्लू वाली जा रही है ये गलवान रिवर है, और इस रिवर के किनारे किनारे है गलवान वैली, जो हमारा गलवान फेस ऑफ हुआ था। ये है पेंगोंग तसू, जिसके बारे में हमने बताया था। यहाँ पर हैं वो फिंगर्स, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे अब। और ये है हमारी LAC, ये देख रहे हैं आप, ये रेड वाली ये है LAC। तो आप देख सकते हैं कि ये रोड इससे कितना ज़्यादा पास में है, और इसीलिए जो फेस ऑफ हुआ है वो ये है ना रेड वाला एरिया, यहाँ पर हुआ है गलवान रिवर के पास, गलवान वैली में। अब हम गलवान वैली देखते हैं। जो गलवान रिवर है वो फ्लो करती है फ्रॉम डिस्प्यूटेड अक्साई चीन, ये हम देख चुके हैं अभी। यहाँ से LAC के उधर से आ रही है अक्साई चीन, जिसे हम अभी भी डिस्प्यूटेड बोलते हैं और चाइना ऑक्युपाइड बोलते हैं। और ये हमारी LAC, यहाँ पर जो है ये गलवान रिवर बहकर आ रही है। Administrated by China to Ladakh region of India, it originates near the Karwan Samogle of the eastern side of the Karakoram range and flow west to the join the Shyok river. उसके बाद हम जो श्योक रिवर है वो क्या है, ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। द नैरो वैली ऑफ द गलवान रिवर, इसको याद रखिएगा। द नैरो वैली ऑफ द गलवान रिवर एज इट फ्लोज थ्रू द कारकोरम रेंज हैज बीन अ फ्लैश पॉइंट between China and India in their border dispute. In 1962, a forward post set up by India in the up reaches of the Galwan Valley. हमने यहाँ पर एक फॉरवर्ड पोस्ट इस्टेब्लिश करी थी गलवान वैली में, जिससे कि हमारा वहाँ पर कंट्रोल बना रहे। कॉज एन अपोगी ऑफ टेंशन, अब ये इसको यूज कर रहे हैं। जब 1962 की वॉर हुई तो उन्होंने वो पोस्ट हटा दी। अब क्या है कि इन 2020 अब क्या हुआ है, चाइना अटेम्प्टेड टू एडवांस फर्दर इन द गलवान वैली लीडिंग टू अ ब्लडी क्लैश ऑन 16 जून 2020। तो ये जो हमारी गलवान वैली है, ये गलवान रिवर के इधर इस साइड पे, ये इससे भी अंदर आना चाह रहे हैं। और जबकि हमारी LAC ये है, तो ये क्या इनकी ये चालाकी है कि हम यहाँ पर भी ट्रूप्स को इंगेज करें। इन्होंने यहाँ पर भी लड़ाई कर दी, इन्होंने सिक्किम में भी लड़ाई कर दी, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में भी लड़ाई कर दी, और यही काम इन्होंने पहले भी किया था। तो ऐसा करके ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाएंगे और यहाँ से हम अंदर घुस जाएंगे और इस रोड को तोड़ देंगे, यही इन्होंने अटेम्प्ट किया। इसीलिए यहाँ पर PP14 पर यहाँ पर हुआ फ्लैश पॉइंट। और ये जब हमने इनको रोका गया तो यहाँ पर हमारे जो कुछ शहीद हमारे जो जवान हैं वो शहीद भी हुए। इसे हमने ज्योग्राफिकली दिखाया गया है, ये एक्चुअल मैप है, थोड़ा सा ब्लडेड है पर आपको समझ में आ जाएगा, मैं और बता दूंगी। ये हमारी रोड जा रही है जो रेड है, यहाँ पर चाइनीज़ कैंप हैं, तो ये इसके अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम रोड बना रहे हैं। ये 23 किलोमीटर है और ये 21 किलोमीटर है। तो ये है हमारा अब तक का पूरा ब्रीफ। अगर आप अभी तक कुछ चीज़ें आपकी रह गई हैं, आप कुछ चीज़ में कंफ्यूज हैं, तो आपको इससे समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको पूरा सब कुछ प्राचीन काल से लेके अब तक 2020 तक 16 जून 2020 तक क्या हुआ है पूरा समझ में आ गया होगा। ज्योग्राफिकल लोकेशंस आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि अगर क्वेश्चन कहीं से भी आता है तो अब आप उसे अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं। तो हुआ ये था कि ये थी हमारी जॉनसन लाइन, जिसको हम अभी भी मानते हैं। उसके बाद मैककार्टनी मैकडोनल्ड लाइन थी, वो ये थी। उसके बाद 1962 में हमारा युद्ध हुआ और उसके बाद बनाई गई LAC, जिसमें इंडिया के अकॉर्डिंग ये है और चाइना के अकॉर्डिंग ये है। उसके बाद इसे बोला है इंडियन लाइन ऑफ परसेप्शन और ये है चाइनीज़ लाइन ऑफ परसेप्शन। इसके बीच में है राकी नाला और ये है दौलत बेग ओल्डी, ये हमारी श्योक रिवर जा रही है। अब क्या हुआ है, यहाँ पर हम लोगों ने, मैंने बताया था, आपको दिखाया भी था कि पेट्रोलिंग करते रहते हैं। ये इंडियन पेट्रोलिंग हो रही है और ये चाइनीज़ पेट्रोलिंग होती है।
पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर आके अपने ट्रूप्स पिच कर लिए, 4 टेंट बना लिए, जिसके ऑन April 15 एंड हैव स्टेड पुट सिंस वायोलेटिंग आ 1993 पीस पैक्ट। एक 1993 पीस पैक्ट है हमारा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम उसके बाद से कभी भी गोली नहीं चली है। दोनों कंट्री इस बात को स्वीकार करती हैं, क्योंकि चाइना भी जानता है कि एक गोली अगर चढ़ी तो युद्ध आरंभ हो जाएगा, और कोई भी वाइस कंट्री इस समय अब युद्ध, आमने सामने का युद्ध नहीं करती। चाहे आप चाइना और अमेरिका को ही देख लीजिए, आमने सामने का युद्ध अब नहीं होता है, जिसमें भी थोड़ा वाइजली एडमिनिस्ट्रेशन है। पाकिस्तान की नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ वाइस एडमिनिस्ट्रेशन बचा नहीं है, वहाँ की आर्मी वहाँ पर रूल करती है, वहाँ पर एक डमी प्राइम मिनिस्टर होता है। तो वहाँ पर ये बात देखी जा रही है कि चाइना इसीलिए उन्हें सपोर्ट करता है कि वो अमेरिका की तरह ये रोल प्ले करना चाहता है कि हम खुद लड़ाई नहीं लड़ेंगे। पाकिस्तान को अभी आपने देखा होगा कि उसने न्यूक्लियर वेपन्स भी दिए हैं, तो इसलिए वो ये चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया का वही कारगिल वाला वॉर की तरह हो जाए, और वो अपनी कंडीशन और मजबूत कर ले। पर वापस यहीं आ जाते हैं। तो 1993 पीस पैक्ट का जो वॉयलेशन इन्होंने किया, यहाँ पर अपने टेंट गाड़ लिए, जिसकी वजह से, जिसके रिस्पॉन्स में इंडियन ट्रूप हैव पिच्ड 8 टेंट्स एंड द टू साइड आर आईबॉल टू आईबॉल। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फ्लैश फेस ऑफ होने लगा। ये इंडियन आर्मी की पोस्ट है, और ये आईटीबीपी पोस्ट है, ये दौलत बेग ओल्डी पोस्ट है, यहाँ पर ये एयर स्ट्रिप है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अब इसको कि ये जॉनसन लाइन है, और यहाँ पर हमारा ले है, यहाँ पर सियाचिन है, जिसको हमने कनेक्ट किया है। इस फेस ऑफ में हमारे 2 जवान शहीद भी हुए हैं, और उनकी तरफ से जो हमें हमें जो नंबर पता है वो 43 है, पर चाइना ने अभी तक कोई नंबर रिलीज नहीं किया है। दोनों ही, और यहाँ पर डिस्प्यूट ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद वो ये लोग अपनी अपनी जगह पर जाने की, पीछे हटने की एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद अभी भी बहुत सारी मिलिट्री टॉक चल रही है, पर डिस्टर्बेंस अभी भी है। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत जल्द इसके बाद, चाइना के बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट कंट्री है जो इस समय बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है, वो है अफगानिस्तान। तो अगला वीडियो आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर मिलेगा, और उसके बाद जो श्रीलंका में हो रहा है, मालदीव्स में हो रहा है, इस सबको कवर करेंगे। 2 से 3 वीडियो में आपके पूरा जो है एशिया का जहाँ पर डिस्टर्बेंस चल रहा है उसे कवर कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इस पे, हो सकता है क्या, उसमें लिखा हुआ है और 20% की वेटेज है, तो उस 20 में से 5% पे तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप अंत तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।